हेलो स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ा था। आपको बताया गया था कि देश में आर्टिकल 356, 352 और 360 के तहत देश में इमरजेंसी लागू की जा सकती है। आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपात का आर्टिकल है, इसमें आपको बताया गया कि किन किन परिस्थितियों में आर्टिकल 352 लागू किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 352 के तहत जो प्रभाव थे वो क्या क्या प्रभाव होते हैं, कौन कौन इससे प्रभावित होता है। सबसे पहला जो प्रभाव है वो है इफेक्ट्स ऑन एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका पर प्रभाव। अनुच्छेद 353 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य सरकार को यह निर्देश देने तक हो जाएगा कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे। या सरल शब्दों में, सीधी भाषा में हम कहें तो आपात की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन को चलाना होगा। क्लियर है बिल्कुल। यदि आपात की उद्घोषणा पूरे भारत के लिए न होकर किसी भी क्षेत्र विशेष या कुछ राज्यों तक सीमित हो तो भी केंद्र सरकार उन राज्यों के अलावा अन्य राज्य सरकारों को शासन संबंधी निर्देश दे सकती है। ठीक है। दूसरी बात आती है, दूसरा जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑन लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 353 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के साथ ही संसद को एक राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपात के दौरान राज्यों के विधानमंडलों को निलंबित नहीं किया जाता, किंतु केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के सामान्य विभाजन का निलंबन हो जाता है। और ये कब तक रहता है? ये जो सस्पेंशन है, निलंबन है, वो रहता है जब तक जो ऑर्डिनेंस आया है कि भाई आर्टिकल 352 लागू हो गया है, तब तक ये रहता है। मतलब यह परिवर्तन अध्यादेश जारी करने की शक्ति को लेकर भी होता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। यानी कि क्या होता है कि 353 के अनुसार कि संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। एक बात और यहाँ पर कि यदि आपात की उद्घोषणा पूरे भारत के बजाय किसी राज्य या क्षेत्र विशेष के संबंध में की गई हो तो भी संसद को अधिकार होता है कि वह शेष राज्यों, यानी कि जो जिन राज्यों में आपात की उद्घोषणा की गई है उसके अलावा जो अन्य राज्य हैं उनके लिए भी कानून बना सके। आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 252 में आर्टिकल 250 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्लियर हो गया बिल्कुल। ये आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर इमरजेंसी लागू की गई है सिर्फ उन्हीं के स्टेट में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, बल्कि अन्य राज्यों में भी केंद्र सरकार कानून बनाने के लिए कटिबद्ध है, मतलब वो उसके लिए मान्यता प्राप्त है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट्स ऑन फाइनेंस, यानी कि वित्त पर प्रभाव। आर्टिकल 354 में बताया गया है कि आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने के समय राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण से संबंधित उपबंधों में संशोधन कर सकेगा। ये संशोधन उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक जारी रहेंगे जिसमें आपात की उद्घोषणा समाप्त होती है। 354(2) में स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। मतलब कि जो फाइनेंस का मैटर है तो वो भी क्या है, केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगा। फिर है इफेक्ट ऑन द टर्म ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव क्या होगा? इसमें आर्टिकल 383(2) में बताया गया है कि यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है।
इसके बाद भी वह जितनी बार चाहे विधि द्वारा, विधि का मतलब कानून द्वारा, एक एक वर्ष के लिए अवधि बढ़ा सकती है। और यदि इस अवधि के दौरान आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रह जाती है तो उद्घोषणा समाप्त होने के 6 महीने के बाद लोकसभा स्वतः विघटित हो जाएगी, चाहे एक वर्ष का अतिरिक्त समय पूरा हुआ हो अथवा नहीं। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे आपात, देश में आपात की उद्घोषणा हो गई है, ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल कानून द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब देश में आपात की स्थिति पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो विद इन 6 मंथ ये ऑटोमेटिकली जो लोकसभा है वो विघटित, डिसॉल्व हो जाएगी, उसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये आवश्यक नहीं कि मान लो आपका 1 साल है और आपने जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो ख़त्म हो गया है, तो वो लोकसभा विद इन 6 मंथ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, उसके लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि इसी तरह से राज्यों की विधानसभाओं के संबंध में अनुच्छेद 172(1) के उसमें क्लॉज में दिया गया है कि विधानसभा की अवधि बढ़ने का अधिकार भी संसद के पास ही है। किसी राज्य की जो विधानसभा की अगर टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है तो वो राइट भी संसद के पास चला जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है जहां हमने मूल अधिकारों के निलंबन की बात पिछले वीडियो में की थी, तो उसमें ये है कि आर्टिकल 19 का निलंबन होगा, आर्टिकल 20 एंड 21 का निलंबन नहीं होगा, आर्टिकल 19 का होगा, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। यह प्रावधान अनुच्छेद 358 में दिया गया है। इसके अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भाग के लिए आपात की उद्घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए 6 मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। इसमें यह है कि ये निलंबन अपने आप हो जाता है, इसके लिए कोई भी आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं होती है। और जब आपात की उद्घोषणा समाप्त हो जाती है तो अनुच्छेद 19 पुनः जीवित हो जाता है, किंतु आपात की स्थिति के दौरान किसी कार्यवाही को उसके बाद इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती थी, ठीक है, कि आपात स्थिति में 19 जो आर्टिकल है वो सस्पेंड हो जाता है और उसमें इमरजेंसी में कोई भी ये रिट दायर नहीं कर सकता कि मेरी आर्टिकल 19 के तहत मेरी जो मूल अधिकार है उनका हनन हो रहा है। 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा आर्टिकल 358 में संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन करके ये जोड़ दिया गया था कि यदि आपात की उद्घोषणा देश के किसी एक भाग में की गई है तो भी देश के अन्य भागों के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 19 के संरक्षण से मुक्त रखा जा सकेगा, ठीक है। मतलब कि ये व्यवस्था की गई है कि ऐसा नहीं है कि अगर देश में एक आपात की उद्घोषणा एक भाग में की गई है तो अन्य भागों के लिए जो कानून बनाए जाएंगे कि उनको 19 के संरक्षण से मुक्त, मतलब वो भी उसमें आ जाएंगे। 1975 में घोषित किए गए आपातकाल में अनुच्छेद 358 का जैसा दुरुपयोग हुआ उसे देखते हुए जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 358 में 2 शर्तें जोड़ दी, मतलब कि इसका थोड़ा सा लोगों को बुरा लगा तो इसीलिए फिर संविधान में संशोधन किया गया और वो संशोधन था 44वां संशोधन। और इस संशोधन के द्वारा 2 शर्तें इसमें जोड़ी गई, कौन कौन सी, कि अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं होगा। दूसरी बात आती है अनुच्छेद 358 केवल उन्हीं कानूनों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिसका सीधा संबंध आपातकाल के साथ है और उनमें इस आशय की स्पष्ट घोषणा की गई है, ऐसे कानूनों के तहत दिए गए आदेशों को भी यह सुरक्षा प्राप्त होगी। अनुच्छेद 358 केवल उन्हीं कानूनों की सुरक्षा प्रदान करेगा जिसका सीधा संबंध आपातकाल से, और
इसमें जो आदेश दिए गए हैं उनको भी सुरक्षा प्राप्त होगी। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ आर्टिकल्स जो अनुच्छेद 19 के निलंबन के साथ में दिए गए हैं, उसके साथ में हमने ये कुछ आर्टिकल्स की चर्चा करी है। एक जो हमने बात करी थी 44वें संविधान संशोधन की, या फिर ये जो 1975 में आपात स्थिति की घोषणा की गई इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से अनुच्छेद 352 में एक नया आर्टिकल, नवीन खंड जोड़ा गया, नवीन क्लॉज जोड़ा गया। ये क्लॉज क्या था कि राष्ट्रपति का समाधान किसी भी न्यायिक पुनरावलोकन से परे होगा। मतलब राष्ट्रपति कहीं भी जुडिशरी एक्ट में नहीं आया है। जनता पार्टी की सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये खंड हटा दिया गया। अर्थात क्या हुआ, पहले तो कहा गया था, लेकिन बाद में 1978 द्वारा ये कि राष्ट्रपति के समाधान का पुनर्विलोकन, मतलब राष्ट्रपति की भी अगर कोई भी बताते हैं राष्ट्रपति, तो उनका भी हम जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उद्घोषणा की समाप्ति के लिए एक नवीन प्रावधान जोड़ा गया। यदि लोकसभा मूल उद्घोषणा या उसकी अवधि बढ़ाने वाली उद्घोषणा के विरोध में संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उसे वापस लेना होगा। लोकसभा में ऐसा संकल्प प्रस्तावित करने के लिए कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्यों को अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में लोकसभा अध्यक्ष को, और यदि सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को देनी होती है। सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाया जाना आवश्यक है, जिसमें संकल्प पर विचार होता है। संकल्प पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात साधारण बहुमत से ये संकल्प पारित किया जा सकता है। तो ये कुछ कमेंट्स थे इसके। अब ये प्रश्न उठता है कि कब कब जो है वो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत घोषित की गई। इसमें है 3 बार की जा चुकी है। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक, अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर हमला होने के कारण। ठीक है। दूसरा कब हुई? दिसंबर 1971 से मार्च 1977, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। और तीसरा हुआ था जून 1975 से मार्च 1977, आंतरिक अशांति के आधार पर। अभी तक 3 बार ही आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी घोषित की गई है। तो ये तीनों डेट्स आपको याद रखनी है, और आपको आशा है ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से 352 के तहत इमरजेंसी लागू की जाती है। उसके अंतर्गत कौन कौन सी जो हमारी अंग हैं शासन के, वो प्रभावित होते हैं, और कौन कौन से संशोधन इसमें किए गए हैं। थैंक यू।